हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस चैप्टर स्टार्ट। उसके अंदर हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसी से आगे आज हम इस चैप्टर को करेंगे। उसी के नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आता है कौलॉम्स लॉ। कौलॉम्स लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड of electric force between 2-point charges is, फर्स्ट में क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of both charges and second point, inversely proportional to the square of distance between them. This is the definition of Coulomb's law. Magnitude of electric force between 2-point charges is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose Q1 and Q2 are two charges separated by a distance r. Then according to Coulomb's law, force in between these 2-point charges F is directly proportional to, according to the first point, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस Q1 और Q2 इन दोनों की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो स्क्वायर है डिस्टेंस का, उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को मिलाकर के लिखें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम जो भी टॉपिक है उसी का नाम दे सकते हैं, जैसे कौलॉम कांस्टेंट। एंड K इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught, and the value of K is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हमारे पास में K की वैल्यू है जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और कूलॉम्स कांस्टेंट है।
अगर इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द absolute permittivity of free space and unit of epsilon नॉट। देखिएगा यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालते हैं तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू बन जाती है एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई एफ, और ये यहां बन जाएगी Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर यूनिट निकालें तो यहाँ फोर्स के लिए यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन, और ये हो जाएगा कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये फिर से कूलम, और ये डिस्टेंस के लिए आपके पास में मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारे पास में जो यूनिट बन गई न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर, और ये मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में यूनिट हो जाएगी किसके लिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के लिए। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें हम एप्सिलॉन नॉट की, डायमेंशंस क्या आ जाएंगे आपके पास में, हमारे पास में चार्ज के लिए, ऊपर वाले चार्ज के लिए 80 होती है आपकी डायमेंशंस, और फिर से 80, और फोर्स के लिए MLT-2, और फिर से आपके पास में डिस्टेंस के लिए R के लिए L, जो कटता है वो काट देंगे, और अगर नहीं कटता है तो उसको हम यूं का यूं लिख लेंगे। तो हमारे पास में डायमेंशंस जो बन जाएगी M इनवर्स M माइनस में 1 और L माइनस में 3 T 4 A 2। ये हमारे पास में डायमेंशंस हो जाएगी किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। ये था हमारे पास में कूलम्स लॉ। बट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज बेटर टू राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form. We know according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Let R1 is the position vector for charge Q1 and R2 is the position vector for charge Q2, which is present at A and B respectively. The vector leading from Q1 to Q2, A to B means A to B, AB is equal to R1 to R2 minus R1, R1 2, and other the vector leading from B to A means R21, B A equal to R21 is equal to R1 minus R2. By using the triangle law, we can write as like this. But the direction of the vector specified by the unit vector R12 is equal to R12
vector divided by R12 magnitude, and R21 unit vector is equal to R21 vector or divided by R21 magnitude. If F12 is the force on Q1 due to Q2 and F21 is the force on Q2 due to Q1, then we can write force on Q1 due to Q2 F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by AB square or into or unit vector along AB. F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 square into R12 unit vector, और F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 इससे पहले हमने जो वैल्यू लिखी थी वो आप लिखेंगे यहाँ पे R12 की वैल्यू, तो वो बन जाएगा आपके पास में R2 माइनस R1 और ये नीचे हो जाएगा आपके पास में जो है R2 माइनस R1 और ये इसका क्यूब, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में टूटता है, तो मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू बन जाएगी। इस वेक्टर को हमने खोला है, बस इसकी जगह पे R12 की जगह पे आपने वेक्टर रखा है R2 माइनस में R1 और R2 माइनस में R1 नीचे इसकी वजह से स्क्वायर होगा और एक और इसके नीचे यूनिट वेक्टर को खोलेंगे तो हमारे पास में एक और पार्ट आएगा, उसकी वजह से आपके पास में क्यूब हो जाएगा। अगर इसी के सिमिलरली लिखें, सिमिलरली F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 इसका क्यूब। और वी कैन से दैट कि अगर हम एक वेक्टर को लिखें, इसकी वेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं R2 माइनस में R1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस R1 माइनस में R2, तो यहाँ पे माइनस ही लगा उसकी वजह से ये चेंज हो गया, देखिएगा इसकी वजह से ये चेंज हो गया, मतलब तो इसके अंदर यही चेंज है, इसके आगे एक माइनस ही लगा है बस, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और we can say that the force on Q1 due to Q2 is equal to the negative of force Q2 due to Q1। ये हमारे पास में फोर्स आ जाता है और हम इससे कह भी सकते हैं कि द कूलम्ब्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, यही बात इसके अंदर कह रहा है कि जितना फोर्स इसकी वजह से इस पे लग रहा है, मतलब अगर Q1 की वजह से Q2 पर है, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स 1 की वजह से, 1 पर फोर्स 2 की वजह से, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, यही बात इसके अंदर हमारी निकल करके आती है। तो ये है आपके पास में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स ने ही चार्ज के फोर्स के बारे में बताया, इसलिए जो है इसकी यूनिट भी रख दी गई, जो यूनिट्स ऑफ चार्ज है वो क्या है, कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो 1 कूलम्ब इज इक्वल 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम्ब के इक्वल होता है।
और अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपके पास में हो जाएगी 3 इंटू 10⁻10 स्ट्रेट कोलॉम्ब, और वी कैन से दैट 10 कोलॉम्ब। ये हमारे पास में कुछ इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। कोलॉम्ब चार्ज की एक यूनिट होती है। नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर भी हम कोलॉम्ब्स लॉ को ही यूज करके चलेंगे। ये क्या कहता है, द रिजल्टेंट फोर्स on a charge due to a group of charges is equal to sum of all individual forces act by neighbor charges। क्या बात कही है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट बाय नेबर चार्जेस। अब इसके अंदर हम क्या मान करके चले कि हमारे पास में क्यू नोट चार्ज है जिस पर कि नेट फोर्स एफ नोट है, और क्यू नोट की पोजीशन को दिखा रहा है आर नोट पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q3, Q2, इस तरीके से हम n चार्जेस ले सकते हैं। लेट हमने माना कि Q1 की वजह से जो Q नोट पर फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q नोट पर, Q1 की वजह से, इसलिए लिखा F नोट, नोट पर लग रहा है 1 की वजह से। यहां पे 2 कि Q नोट पर लग रहा है Q2 की वजह से फोर्स। थर्ड कि यहां पे Q नोट पर लग रहा है Q3 की वजह से फोर्स। तो ये कहता है प्रिंसिपल कि सब चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा और उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, उनके सम के इक्वल होगा। मीन्स F नोट इज इक्वल टू द F नोट 1 प्लस F नोट 2 प्लस F नोट 3 सोन, जहां तक भी अगर हमारे पास में n चार्जेस हों ऐसे, तो उनके सम के इक्वल होगा इंडिविजुअल फोर्सेस पे। ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम यहां से फोर्स निकालें तो हमारे पास में फोर्स जो Q1 की वजह से लगा है Q नोट पर, वो है F नोट 1, और यहां पे जो पोजीशन वेक्टर है देखो 1 से लीड कर रहे हैं नोट के साइड में, तो यहां पे R1 नोट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर 2 से लीड कर रहे हैं Q नोट की साइड में तो R2 नोट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम Q3 से लीड कर रहे हैं Q नोट की साइड में तो R3 नोट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इन दोनों के इन बिटवीन। तो इससे हम जो है फोर्स निकालें तो हमारे पास में फोर्स जो आ जाते हैं F नोट 1 क्या है, फोर्स है, किसकी वजह से है, F नोट 1 फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1। तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी आपकी, R1 नॉट स्क्वायर, तो R1 नॉट ये यूनिट वेक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लिख लें कि F नॉट 2 की वजह से फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 डिवाइड बाई R2 नॉट स्क्वायर, और R2 नॉट यूनिट वेक्टर, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में बन जाएगी।
ऐसे ही हम F3 के लिए लिख लें, अगर मान लिया F0 3 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 R30 और ये R30 यूनिट वेक्टर और ये 3 सोन। अगर हम इस तरीके से F0n तक हम ये फोर्सेज निकाल सकते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चलते हैं तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स होगा वो इन सबके सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फोर्स लिखेंगे। सो टोटल फोर्स F0 इज इक्वल टू, इन सब में से जो कॉमन आ रहा है हम वो पहले कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास में कॉमन दिखाई दे रहा है हमें Q0 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिएगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, समेशन लगा सकते हैं। तो सबके लिए हम समेशन लगा देते हैं I1 to n और यहाँ पे लिखेंगे QI RI0 स्क्वायर और RI0 यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास में जो एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। तो हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी RI0 स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। अगर इसको आप खोल करके लिखना चाहें तो इसको हम खोल करके लिख सकते हैं कि I0 है तो नोट वाला पहले आएगा और I वाला बाद में जाएगा। तो मीन्स क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें I0 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगी आपके पास में R0 माइनस RI। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं R वेक्टर की, RI0 वेक्टर की। ये ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं इधर से ही फोर्स लगा रहा हूं और इधर से ही फोर्स लगा रहा हूं, बट इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। यही बात कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। The charge is distributed by 3 ways, in which first way is linear charge distribution. Linear charge distribution. और डेंसिटी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। The charge distributed per unit length is called linear charge distribution. और डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको हम बोल सकते हैं। लेट हम मान करके चले कि हमारे पास में ये लीनियर, ये लाइन पर, लीनियर मीन्स लाइन पर यहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी की लेंथ है अपने पास में L। यहां से हमने एक स्मॉल पार्ट मान लिया ये यहाँ पे, ये dl लेंथ का, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है dq। तो पर यूनिट लेंथ पे हमने माना है यहां, तो इसकी वजह से हम फोर्स निकालें अगर किसी नियर बाय चार्ज पर, हम यहां पे रख लेते हैं एक टेस्ट चार्ज को, कि ये टेस्ट चार्ज है अपना Q0, जो कि डिस्टेंस r पर है। अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी की, जिसको कि हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम लिखें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट
लेंथ, कि चार्ज डी क्यू स्मॉल चार्ज स्मॉल लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, लैम्डा इंटू डी एल। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, कूलॉम लॉ अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारे पास में फोर्स जो आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू में क्यू नॉट आएगा, डी क्यू की जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं लैम्डा इंटू डी एल, और ये क्यू नॉट डिवाइड बाई में इसके बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स वो आर हमने ले रखा है, तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और इंटू में अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स आ जाएगा ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। इसको हम जो है डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से हम इसको नोट करते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम मान करके चले कि इसके अंदर हमारे पास में ये कोई भी सरफेस एरिया है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ये आपका हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेट ये जो सरफेस एरिया है ये एस है, और इसी के अंदर अगर हम स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जिसके अंदर हुआ है और स्मॉल ही एरिया जो कि ds से हम लिख रहे हैं, इसके अंदर टोटल चार्ज जो था हमारे पास में क्यू, और जो इसके अंदर चार्ज है वो क्या है डी क्यू। तो इसकी वजह से अगर हम जो है कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू नोट यहाँ पे जो कि r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है इस स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी अगर वैल्यू निकालें, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया मींस चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ds स्मॉल में, और अगर यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लें तो ये सिग्मा इंटू ds हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम मान करके चलते हैं क्यू नोट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जो कि इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी डी क्यू से आपका रखा है r डिस्टेंस पर, तब हमारे पास में फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट होगा, डी क्यू की वैल्यू ये है तो ये सिग्मा इंटू ds बाई में आर स्क्वायर और इंटू में आर नॉट, और यहां पे देखिएगा ये क्यू नॉट दूसरी जो है चार्ज की वैल्यू थी, तो ये हमारे पास में हो जाएगा फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डेंसिटी। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो से हम इसको डिनोट करते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम is called वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अगर हम यहां से बात करें कि ये हमारे पास में कोई भी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका होगा, जिसकी हाइट लेंथ और ब्रेड्थ तीनों चीजें होंगी, ये हमारे पास में एक वॉल्यूम मान करके चले हैं हम, जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लिया हमने प्लस चार्ज माना है यहाँ पे,
और इसका वॉल्यूम जो है वो V है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर कंप्लीट के अंदर Q है। हम यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम मान लेते हैं जिसका कि वॉल्यूम जो है वो dV है और इसके अंदर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो dQ है, स्मॉल चार्ज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट लेंथ एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने माना है ये चार्ज। और यहाँ पे मानते हैं हम एक टेस्ट चार्ज जो कि डिस्टेंस पर है r यूनिट वॉल्यूम से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हमारे पास में क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू dV, ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम अकॉर्डिंग टू कोलॉम्ब्स लॉ लिखें और क्यू टेस्ट चार्ज मान करके चलें, तब इसके बीच में, दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में डी क्यू इंटू में क्यू नॉट होगा, डी क्यू की वैल्यू है रो इंटू dV डिवाइड बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट चार्ज होगा और इंटू में वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास में r। तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी इस केस के अंदर फोर्स की, जो कि कोलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास में फोर्स आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो ये हमारे पास में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीन टाइप के हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी की है, वॉल्यूम, एरिया और लेंथ। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से फर्स्ट यूनिट के अंदर है वो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।